आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। मैं तनवीर आलम और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं देख रहे हैं आप, प्रभुराज नारायण राव, जो सीपीएम के बिहार राज्य के सचिव मंडल के सदस्य हैं और जिला मंत्री भी हैं और बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं और काफ़ी जुझारू नेता हैं। हर जगह आंदोलन में हिस्सा बनते हैं और बहुत लोग नौजवानों के जिस तबके का भी हो आवाज़ ही भरसक कोशिश करते हैं सरकार के सामने पहुंचाने की और उठाते रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिलहाल मैं ये जानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अभी जो नुपुर शर्मा के ऊपर जो लगाई है फटकार, क्या ये फटकार लगा देने सर ये मानते हुए कि जो कन्हैया लाल जो उदयपुर में जो घटना हुई है सर, उसमें जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ही माना गया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये भाजपा की सोची समझी ये पूरी राजनीति है। उस राजनीति के तहत नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहा, ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा के जितने भी देखिएगा, उनके जितने प्रवक्ता लोग हैं जो आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता बहुत साफ साफ होती है कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ में, मुसलमानों के खिलाफ में जितना ज़्यादा समाज में भड़काया जा सकता है। तो था कि हिंदू मुस्लिम हमेशा करते हैं, लेकिन ये जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो बोल करके ये जो हुआ, इसको आप कैसे? तो इसी कड़ी में उसने जो वो बोल गई और सीधे सीधे मोहम्मद साहब के बारे में जाकर बोल गई, तो ये सेंटीमेंट जो है, चूँकि धर्म पर आधारित जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बहुत बड़ा सदमा लगा, इससे आक्रोश हुआ। और ये आक्रोश सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में हुआ। हर खासकर गल्फ कंट्री जो है वहाँ बड़े पैमाने पे इस आक्रोश को देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पे ही उसको निलंबित भी किया गया। और ऐसा स्थिति देखा गया कि उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम आर्थिक नाकाबंदी कर देंगे भारत का। ये स्थिति पैदा जब हो गई तब जाकर उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन मामूली सी एक अवधि के लिए, कुछ खास समय के लिए किया जाता है और ऐसी स्थिति में उसको कहाँ तक जेलों में चारदीवारी में बंद रखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक भी शब्द उसके खिलाफ में आज तक नहीं निकला है, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। कई राज्यों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है सर, जबकि लगातार हो रहा है। और यहाँ तक हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि इसी के कहने से देश आज जल रहा है, ये एकमात्र शख्सियत है ये नुपुर शर्मा जो आज देश को जला रही है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी भाजपा जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और केसेस जो चल रहे हैं उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई गंभीरता से नहीं लिया गया। ये बहुत ही दुखद बात है इस देश के संविधान के लिए। इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां जमहूरियत का नाम है, निश्चित रूप से जमहूरियत पसंद लोग उभर कर सामने आएंगे, खुलकर सड़कों पर आएंगे और इस तरीके का जो चल रहा है गतिविधि इस देश में, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और एक तरफ देख रहे हैं जो फैक्ट चेकर जुबैर अहमद है, एक पुराना 4 साल का ट्वीट जो है उसके खिलाफ एक फॉलोअर है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है एकदम आनंद पानंद में। देखिए, धार्मिक प्रवक्ता बहुत सारे धर्म के लोग बनते हैं, बोलते हैं। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है और अब कब क्या कौन बोला अपने धर्म के लोगों के बीच में अपने बारे में क्या बोला, अब उसको आधार बनाकर और इस तरीके से जो अटैक किया जा रहा है उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो हम तो देख रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है आज किस रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारे बड़े बड़े साधु महात्मा लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पराकाष्ठा पर है। आज सीधे बदले की भावना से पराकाष्ठा पर है। आज इनकी स्थिति ये बन गई है कि इस देश में RSS के प्लानिंग के तहत, योजना के तहत बहुतायत जो हिंदू समाज है, हरसे से अल्पसंख्यक के बीच की लड़ाई ये लोग बनाकर ले जा रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, इसका मुख्य प्रवक्ता है और इस एम्स एंड ऑब्जेक्ट के साथ पूरे देश में कार्रवाई हो रही है और प्रधानमंत्री की पूरी सहमति है हिंदूवाद और मुस्लिमवाद के बीच लड़ाई हो इस देश में। ये पूरी संविधान जो है हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको पूरा तोड़ मरोड़ कर समाप्त कर देने की जो नहीं। मुस्लिम का जैसे ही नाम आता है तो इससे सरकार की तरफ बुलडोजर चल जाती है, उसके घरों को तोड़ दिया जाता है और आनंद फानंद में उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्या जो अभी जो कोर्ट ने माना है कि नुपुर शर्मा के इतने के वजह से ये सब दंगा हुआ, तो क्या जो पीड़ित परिवार है उनके नुपुर शर्मा की सरकार प्रॉपर्टी को जब्त कर क्या उसके घर को बुलडोजर से ढाया जाएगा?
कौन करेगा? सरकार उसी की है, उसी की प्रवक्ता वो थी, और सरकार के कहने से ही, भाजपा के कहने से ही, आरएसएस के कहने से ही तो बात कही है, अपने मन से थोड़े वो बात कही है। और इन लोगों के हाथ में आज हुकूमत है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा है तो और क्या? ये तो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल देश में पैदा हो जाए, उथल पुथल हो और सारे हिंदू हैं संगठित हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ में हमको वोट कास्ट करें। इतनी सी 2024 की तैयारी लग रही है। इतनी सी इनकी घृणित मंशा है, और इसी घृणित मंशा से पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा शाहीन, उस समय जो सीएए के खिलाफ में आंदोलन चला, क्या क्या बोला। ये आज मंत्री बना हुआ है, रक्षा राज्य मंत्री अविनाश ठाकुर, इसने साफ साफ कहा था कि देश के गद्दारों को, साफ साफ मुसलमानों के बारे में कहा था, जूते मारो सारों को, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये इसका परवेश शर्मा जो है, वर्मा जो है, वहाँ साहिब सिंह वर्मा का लड़का एमपी जो है दिल्ली में, किस तरीके से अभद्र और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी सर ध्यान दिए थे, कहा था जो मुस्कुरा कर कोई बात कहा जाए तो उसमें कोई, और इस तरीके का माहौल बनाकर यहाँ से मुस्लिम जो है, ये अल्पसंख्यक के जितने भी बिरादर है, संहार की तैयारी हो रही है। वो सारे लोगों को यहाँ से हटाने की जो योजना है, ये होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार इनकी बने, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इनकी सरकार चले, ये इनकी योजना है। और हमारी योजना क्या है? हमारी योजना बहुत साफ है कि किसी भी तरह तुमको इस योजना में तुमको साकार नहीं होने देंगे। हमने देखा है, हिटलर को भी हमने बर्बाद किया है, उसको भी अपने पेट्रोल में आग लगाकर जलना पड़ा था। और ये जो मोदी सरकार है, आरएसएस की जो सरकार है, इसको भी जलना पड़ेगा। ये मार्क्सवाद लेनिनवादी लोग जो है, ये मानने वाले नहीं है। हम तुमको किसी भी स्थिति में तुम्हारा जो मकसद है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जैसा कि गुजरात की जो तीस्ता से तलवार की जो गिरफ्तारी हुई है अभी, और उसके बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? 2002 में जो दंगा हुआ था, उसको लेकर क्या? देखिए, इसमें हमको सीधे जाना पड़ेगा 1992 में जो घटना घटी, और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस किया इन लोगों ने। उस समय जो इनके मुख्यमंत्री जो थे कल्पनाथ राय, और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति थी। अगर कांग्रेस चाहती तो अपने सीआरपीएफ को भेजकर उसकी सुरक्षा कर सकती थी मस्जिद की, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये हमारी मानना है। दूसरी बात है कि उसी समय से जो सिलसिला इन लोगों का चला मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत पैदा करने का, और 2002 में जब मुख्यमंत्री बन गए ये नरेंद्र मोदी गुजरात के, और गुजरात में जिस तरीके का वो एक ट्रेन, जो साबरमती ट्रेन में जो घटना घटी थी, आग लगी थी, और उसको इशू बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से गुजरात में हत्याओं का दौर चलाया गया, 72 घंटे हत्याओं का दौर चले, और पुलिस जो है दर्शक बनकर बैठी रही, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं की। और ये सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर, ये नरेंद्र मोदी के निर्देश पर होता रहा था। 2000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं उसमें मारे गए थे। जाफरी साहब जो पूर्व सांसद थे, उनको घर में आग जला दिया गया था। विभत्स घटनाएं घटी थी। उन सारी घटनाओं के खिलाफ में जब तीस्ता से तलवार जैसे लोग मुखर होकर सड़कों पर जब आए कि ये बहुत बड़ा समाज में अन्याय हुआ है, और लगातार तीस्ता से तलवार गुजरात के अंदर में जो इनके द्वारा जो भड़काने की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो देश को लूटने की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को उजागर करती रही है। और आज स्थिति ये बन गई है कि भय खाकर तीस्ता से तलवार से आज उसको जेल में बंद कर दिया गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि तीस्ता से तलवार जेल में बंद है, वैसे हजारों लाखों तीस्ता से तलवार इस धरती पर भी, हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो जाएंगे, और तुम्हारी एक एक जो तुम्हारी कुकृतियां हैं, घृणित तुम्हारे मंसूबे हैं, उसको बेनकाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है? उस टाइम तो मुख्यमंत्री थे तो इतना बड़ा ये हुआ, आज प्रधानमंत्री है देश के, और इतने बड़े मानी देश में जो स्थिति जो देख रहे हैं आप, हर जगह कत्लेआम मचा हुआ है, और इस पर एक शब्द भी नहीं उन्होंने शांति की अपील तक नहीं की। क्या कहते हैं? ये तानाशाह लोगों का फितरत है। आप जान लीजिए, जो तानाशाह होता है, जो फांसीवादी होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो बड़े अदब से लोगों से अदाब करता है, मिलता है, वो सबसे बड़ा शातिर चीज़ होता है। और ये नरेंद्र मोदी दर्शा दिया है पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में कि ये बहुत बड़ा फांसीवादी व्यक्तित्व लेकर चल रहा है आगे। तो एक उदाहरण देना चाहते हैं, हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादियों को चकनाचूर कर दिया गया, तो लाल झंडा और दूसरे लोगों को, सेकुलर लोगों को हम मिलाकर समाज के अंदर में जनतंत्र पसंद लोगों को हम गोलबंद करके इसको गद्दी से परास्त करेंगे। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, एक और थोड़ा सा छोटा सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तो बहुत साफ बात है कि उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के हैं, और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों हिंदूवादी संगठन हैं, और दोनों शुरू से ही आपस में एक साथ रहे हैं।
ये विपक्ष का एक मजबूती एक कहिए कि इनको विवश किया कि बीजेपी को छोड़कर आप कांग्रेस और दूसरे सेकुलर जो फोर्स हैं इनके साथ आइए, और ये गए, सरकार भी चलाए, इनको मौका भी दिया गया। और आज इनके अंदर में जो वो कीड़ा जो आरएसएस वाला और हिंदूवाद वाला कीड़ा जो काट रहा है इनके विधायकों के अंदर में, ये आज एक टूटन हुआ है। ये हम लोग जानते थे कि ये ज़्यादा बीजेपी जब से आई है, विधायकों का खरीद फरोख्त जो चल रहा है, अब आप देख सकते हैं उसकी मिसाल, एक ताज़ा मिसाल बिहार में भी देखने को मिला है। आरजेडी ने भी 4 जो AIMM के जो विधायक हैं वो भी आरजेडी में शामिल हो गए। इसको कैसे देखिए, दो इसके पहले 2 हैं। अभी तो सरकार उनको वहाँ बनानी है, इसलिए पैसे का कोई वहाँ पर मोह नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक अरब रुपया जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, सरकार बनाना है किसी तरीके से। और यहाँ का जो सवाल है बिहार पैसा सर आता है, पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से दूसरे के पास पैसा है। जितने ही इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप जाकर देखिए उनके लिस्टों को, सब तो पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 100 रुपया कोई भी एक कॉरपोरेट का पूंजीपति देता है, अगर उसके पास फंड है चुनाव में देने के लिए, तो 80 उसमें से रुपया देता है भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी 20 रुपया में से दूसरे दलों को बांटता है। और इंटरनली आंतरिक अंदरूनी मामले में जिस तरीके से सहयोग किया जा रहा है, तमाम बैंक के कर्जे जो इंटरेस्ट थे जो अडानी के अंबानी के माफ कर दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपये थे, और उसमें से जो इसका हिफाजत करेगा उसका तुम पेंशन समाप्त कर दिया, और उसके जो पद मिलते थे उसमें हौलदार, सूबेदार, कैप्टन, कर्नल, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में ये सारे पद तुमने उसको समाप्त कर दिया। और आज तुम इस मुकाम पर पहुंच गए हो कि तुम कह रहे हो कि वो कारपोरेट जगत के अडानी अंबानी के और आरएसएस के तमाम कार्यालयों में उसको रखा रहेंगे। तो ये इतनी घृणित जो तुम्हारी मंसूबा है, देश के लिए जान देने वाले, शहादत देने वाले हमारे नौजवानों को सीमा पर जो हमारी सेना है उसके बारे में, तो ये हम नहीं चलने देंगे। हमारी लड़ाई चलेगी, और तब तक चलेगी जब तक पुरानी व्यवस्था जो है सेना में भर्ती के लिए नहीं कायम हो जाता है, हम लड़ाई लड़ेंगे। और अग्निपथ योजना को लेकर के तो बहुत सारे लोग, मानी राजनीतिक दल भी बहुत खुश हैं, और देश के युवा भले नाराज हैं कि पार्टी तो कह रही है कि हम 4 साल बाद उनको फिर से मानी 25% को रखेंगे, 75% के लिए जो होगा देखेंगे। तो क्या कहेंगे, मतलब इस तरीके से क्या उनको फिर कार्यालयों में रखा जाए? ये रक्षा मंत्रालय और मोदी जी ने मिलकर जो ये बनाया है अग्निपथ योजना, ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरा है, और इतनी बड़ी खतरा है जिससे देश को उबार पाना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नौजवान जो हैं वो जाएंगे 4 साल में, तो 6 महीना उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3.5 महीना मात्र वो काम करेंगे, और वो बम चलाना, वो पिस्तौल चलाना, राइफल चलाना और सारे हथियार जो हैं वो सब कुछ वो सीख जाएंगे, वो जानते हैं। और 4 साल के बाद जब वो जवान 23 साल 24 साल का जब जवान आएगा निहत्ता, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, आप काम के बदले उसको तू कहते हो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा बनेगा, तो वो नौजवान जो है जो हर हथियारों को चलाने का जानता है, बनाने का जानता है, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करने जा रहा है ये प्रधानमंत्री। और इससे बचाना है देश को, इसलिए किसी भी स्थिति में ये 4 साल की अवधि जो है वो चाहता है कि हिंदू जो नौजवान है वो आएंगे और देश में हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर उथल पुथल पैदा करेंगे। वो चाहता है कि आरएसएस का सेना जो है वो सीमा पर खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए। इसको नहीं होने दिया जाएगा, ये इनका मंशा कभी भी सफल नहीं होगा। सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आज की जो माने माहौल बना हुआ है, हर जगह कहीं कर्फ्यू लगाया रहा है, कहीं दंगा हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और इस सब में माने गरीब आम जनता जो है पीस कर रह जा रही है। कोई महंगाई जैसा मुद्दा माने कुछ रह ही नहीं गया, खाली देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इसको क्या कहेंगे, मतलब ये जहाँ जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत बोने का काम कर रहा है, और हर जगह गांव से लगाए शहर तक हर जगह नफरत बोने का काम किया जा रहा है, वहाँ लोग आपस में जो कट मर रहे हैं, वहाँ महंगाई का कोई मुद्दा सामने नहीं आता, वहाँ बेकारी का कोई मसला सामने नहीं आ रहा है। लोगों के थाली से दाल खत्म हो गया, लोगों के सब्जी से तेल खत्म हो गया। इस स्थिति में है लोग भूखे। सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आज की जो माने माहौल बना हुआ है, हर जगह कहीं कर्फ्यू लगाया रहा है, कहीं दंगा हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और इस सब में माने गरीब आम जनता जो है पीस कर रह जा रही है। कोई महंगाई जैसा मुद्दा माने कुछ रह ही नहीं गया, खाली देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इसको क्या कहेंगे, मतलब ये जहाँ जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत बोने का काम कर रहा है,
और हर जगह गांव से लगायत शहर तक हर जगह नफरत बोने का काम किया जा रहा है। वहाँ लोग आपस में जो कट मर रहे हैं, वहाँ महंगाई का कोई मुद्दा सामने नहीं आता, वहाँ बेकारी का कोई मसला सामने नहीं आ रहा है। लोगों के थाली से दाल खत्म हो गया, लोगों के सब्जी से तेल खत्म हो गया। इस स्थिति में है, लोग भूखे किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी महंगाई जो आकाश छूती जा रही है, आज लोगों को तोड़कर जो रखा गया है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और ये एक साथ फिर लोग मिलेंगे और इस महंगाई की जो मार है उनको फिर एक जगह जमा करेगा। और इस सरकार जो है, ये जो सोच रही है कि हम लगातार हुकूमत में रहेंगे, इस सरकार को इस 5 साल की अवधि की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमी 5 साल इंतजार नहीं करती है। अगर इसी तरह का रवैया नरेंद्र मोदी का रहा, इसी तरह का रवैया बिहार के मुख्यमंत्री का रहा, तो ये सरकार इस अवधि के अंदर में जाएगी और इसको नौजवान जो है नेतृत्व संभालेंगे और इस सरकार का विदाई करेंगे। कभी चुप नहीं रहने वाले प्रधानमंत्री, इतने देश में यह अराजकता फैल रहा है, उसके खिलाफ मैंने शांति की अपील तक नहीं कर पा रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा तमाशा है। इतना बड़ा तो मैंने पहले ही कहा कि ये फांसीवादी प्रवृत्ति लेकर चलता है और आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी 8 साल की अवधि में इसने नहीं किया है, ये जान लीजिए। कभी एक प्रेस वालों को अपने पास फटकने नहीं दिया है और ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और उसी को करूँगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब तो प्रेस वाला उनसे सवाल पूछेगा तो वो तिलमिलाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता है किसी की बात को सुनना, वो अपना लाइन जो लिए हुआ है, उसका जो मकसद है उसको कामयाब करने में लगा हुआ है। हिंदू राष्ट्र कैसे इस देश में कायम हो और किस तरीके से हम असाल्तन लगातार जीतते रहे, ये भूल गया है कि अंग्रेजों की चाटुकारी जब कर रहा था उस समय भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। इसी का सावरकर जो है 6 बार जो माफ़ी मांगने वाला था, उसका वो माफ़ी मांगकर जेल से निकला, 60 रुपया उसको उस समय पेंशन मिलता था, उसको ये वीर सावरकर कहता है। आज़ादी की लड़ाई में एक कतरा खून बहाने वाला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आदमी नहीं था, सब अंग्रेज से चाटुकार थे, अंग्रेजों के दलाल थे। आज इस देश को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का इनका मुहिम चल रहा है, हम लोग नहीं बंटने देंगे। फिर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो देख रहे हैं सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर आप माने चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे कोई और इससे सहमत नहीं है, तो इसको लेकर के जो आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से जो आंदोलन करना चाह रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, जंतर मंतर हो या फिर बिहार में या कहीं अन्य जगह पर, तो आजकल प्रदर्शनकारी को माने प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती उठा करके झोले में डाला जा रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, छोटे छोटे आंदोलन भी हो रहे हैं देश में और बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं। एक तरफ आपने कहा कि देश में छोटे जेलों में लोगों को बंद करके दबाया जा रहा है उनकी आवाज़ को, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 13 महीने तक लगातार किसानों का आंदोलन चला तो मजबूर होकर के सरकार को अपना कानून वापस लाना पड़ा। ये दोनों चीज़ें हमारी इस देश में हो रहे हैं। इसमें कहीं तो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी ने 1925 में जो इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के बाद 1975 में 26 जून 1975 में, और पूरा लग रहा था कि इस 2 साल तक इस देश के अंदर में कहीं कोई उनके खिलाफ में आवाज़ उठने वाला नहीं है, सारे लोगों का जुबान बंद कर दिया गया था। आज इस देश में अघोषित आपातकाल लागू है, इमरजेंसी लागू है। नरेंद्र मोदी के डर और भय से, आरएसएस के डर और भय से, हिंदूवादी उग्रवादी जो इनके जो संगठन तमाम हैं, उनके डर और भय से लोग चुप हैं, भयाक्रांत हैं। आप जान जाइए कि अंदर जो आक्रोश बन रहा है, ये आक्रोश बहुत दूर तक जाएगा। आक्रोश का नतीजा था। ये आक्रोश बहुत दूर तक जाएगा। मैं एक बात उस समय लिखा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अब पंछियों के कलरों पे भी रोक लगेगी, जाति पवन झकोरों पे भी रोक लगेगी, और सतर्क हो जाओ ऐठ लाते हर पत्ते, जवां फूलों की कहानी पे भी रोक लगेगी। लेकिन रोक लगने से वो रुकता नहीं है, रोक लगाने वाला हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, विदा हो जाता है इतिहास गवाह। जैसा कि अभी युवाओं का जो गुस्सा फूट के निकला था, बिल्कुल इतिहास गवाह है कि ये जाएंगे, ये किसी हमारे जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं और उसको जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने का वो काम कर रहे हैं। इस बीच में लड़ाई है और नौजवान जो हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर, हम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि अपनी बातों को रखें, शांति प्रिय ढंग से रखें, किसी तरह का ये ऑक्रेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि आंदोलन जब भी हो शांति प्रिय हो, जनतांत्रिक तरीके से जो हमको अधिकार मिला है उसके तहत हो, लेकिन इनको प्रभोग किया जा रहा है और इनको प्रभोग करके और किसी तरीके से दंगा फसाद करा कर हिंसात्मक किया जा रहा है, हिंसात्मक कार्रवाई करके इनको दूसरी दिशा दी जा रही है। ये गलत हो रहा है, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन इनका जायज है, डिमांड इनका जायज है और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जी हाँ, ये थे हमारे साथ प्रभुराज नारायण राव जी, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया।
कैमरामैन साजिद अली खान के साथ मैं तनवीर आलम।